तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूँ कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं। डॉन न्यूज़ में मुजाहिद वेली आपको खुशामदीद कहता है। और यानी देखें ना कि कोई हफ्ता एक गुजर गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अब जो यंग डायनेमिक, और कहने दी में हर्ज नहीं है कि बहरहाल इस वक्त मुस्लिम लीग की मरकज़ी कायदी हो गई हैं। और उस वक्त भी जब वो ये इंकिशाफ कर रही थी तो मैं देख रहा था कि 4 या 5 बार बनने वाले वज़ीर आला और एक तरफ बैठे थे और एक वज़ीर आज़म उनके बाएं हाथ को बैठे थे, और यानी उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी गुफ्तगू हुई, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा बयानिया सामने आया। और फिर उसके को अभी कोई 24 घंटे नहीं हुए थे कि एहतसाब अदालत के वो जज यानी हमारे मोहतरम अरशद मलिक साहब उनके बारे में उनके बयान के बारे में उनके यानी रद्द-ए-अमल के सिलसिले में, और अब तो खैर बाकायदा आज उन्होंने बयान हल्फी जारी कर दिया। खुद उनको छुट्टी दे दी गई, ये छुट्टी ले ली गई, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में भेज दिए गए और ये इंतहाई मसला गंभीर संगीन हो गया है। लेकिन तमाम इसमें 2 बुनियादी सवाल बहरहाल उठेंगे कि इस केस का क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या इससे मियाँ नवाज शरीफ मासूम हो जाएंगे, बेगुनाह करार दिए जाएंगे, बेगुनाह हो जाएंगे, इस बुनियाद पर उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। दूसरे फिर ये सवाल भी उठेगा कि हमारे जो अरशद मलिक साहब थे जो पिछले साल भर से एतराफ़ करते हैं कि वो मुस्लिम लीग की क़यादत के राब्ते में थे, हत्ता कि वो कहते हैं कि मैं जाती उम्रा में जाके मुलाकात भी की थी नवाज़ शरीफ की, जहां उन्होंने कहा था कि वो उन्हें माला माल कर देंगे, करोड़ों की पेशकश करेंगे। एक बार फिर अदलिया इस भंवर में फंस चुकी है। माफ़ कीजिएगा कि माजी में भी कोई बहुत मिसाली किरदार नहीं रहा, लेकिन इस सूरत हाल से किस तरह अदलिया के बड़े निकलेंगे। यासीन आज़ाद साहब हमारे बड़े सीनियर वकील भी रहे हैं, फिर हमारी सबसे बड़ी जो बार है सुप्रीम कोर्ट उसके सदर रहे हैं, उन्हें मैंने रहमत दी है। हमारे इसी तरह एहसन भवन साहब भी बड़े सीनियर सीजन लॉयर हैं और अहम ओहदों पे रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि ज़रा यहाँ तो सब कुछ हो रहा है, ज़रा मैं लंदन वाले अपने बैरिस्टर पुरज़ा कादरी से पूछूंगा कि वहाँ भी क्या वीडियो और ऑडियो लिंक को इतनी ही अहमियत दी जाती है और उसकी बुनियाद पर केस ख़त्म होते हैं, किस तरह जाता है। जी यासीन आज़ाद साहब, इस वक्त इस सूरत हाल में जो कुछ जुडिशरी के साथ अब इस्तेमाल बाजारी लफ्ज़ तवातुर से होने लगा है, जो खलवाड़ हो रहा है उससे यानी वो किस तरह निकलेगी, और उस आप नहीं समझते कि उसकी पहले से कोई बहुत नेक नामी नहीं, मज़ीद उस पर जो है मैं धब्बा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन डैमेज होगी। यासीन आज़ाद साहब देखिए सर, सबसे पहली बात यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल जिस पे आपने बात की उसके मतलब मैं एक बात कहना पसंद करूँगा कि सपोज़ अगर एक वीडियो मार्केट में आ गई तो वीडियो के आने के बाद गवर्नमेंट का जो स्टैंड था वो बिल्कुल वाज़ह था कि जी ये वीडियो जाली है और हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और इसकी जो चेक करेंगे कि ये जेन्युइन है या नहीं है। और गवर्नमेंट के जो एडवाइज़र और मिनिस्टर हर 5 मिनट के बाद कोई मिनिस्टर एड्रेस कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एडवाइज़र कर रहा था, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट व्यूज़ थे। और बाकायदा गवर्नमेंट का एक स्टैंड था कि हम वीडियो को टेस्ट कराएंगे कि ये असली या नकली। लेकिन कुछ एक दिन गुजरने के बाद हमारी हुकूमत ने ये स्टैंड लिया कि इनफैक्ट ये झगड़ा अदलिया के और जज के दरमियान है, अदलिया जाने और जज जाने। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक्चुअली ये वाकई मामला अदलिया का और मरीम नवाज़ जिन्होंने इस वीडियो को लीक किया उनके दरमियान है, तो बात वहीं हो जानी चाहिए थी, हुकूमत को इसमें फ़रीक बनना ही नहीं चाहिए था, वो एक अपनी जगह बात थी। और वीडियो जो मार्केट में आई है उस वीडियो की पोजीशन ये थी, जो पहला प्रेस नोट जज साहब ने इशू किया उसमें उन्होंने कहा कि वीडियो में जो कुछ कहा गया उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो उसका मकसद ये था कि उन्होंने वीडियो को इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि वीडियो के अंदर जो रिकॉर्ड पाया गया वो तोड़ फोड़ के पेश किया गया। अब ऐसी सूरत हाल में मामला प्रेस नोट का जो था, मेरे हिसाब से जज साहब को वो प्रेस नोट भी जारी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जज की ये काम नहीं था कि वो प्रेस नोट जारी करते। उन्होंने प्रेस नोट जारी किया
और वो एक कंट्रोवर्सी मज़ीद आगे बढ़ी। उसके बाद आज की जो सूरत हाल बनी कि एक एफिडेविट आ गया और उस एफिडेविट में इतने सीरियस एलिगेशन लगाए गए कि उस हल्फिया बयान को की वजह से हमारा लॉ मिनिस्टर और जो बैरिस्टर हैं, एक एडवाइज़र हैं, उन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक दफ़ा फिर आज उन्होंने जज साहब को कम्प्लीटली डिफेंड करने की कोशिश की, जबकि ये जानते हैं कि ये मामला अदलिया के दरमियान था, तो अदलिया ही को कार्रवाई करने देते हैं, हुकूमत को वक्तन फ़वक्तन उसमें फ़रीक बनने की ज़रूरत नहीं थी। माजी में आपने देखा होगा कि जब एक पहले जब वाक़या हुआ आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में 2001 में, तो उस वक्त भी एक ऑडियो मार्केट में आई तो 2 जज साहिबान रिज़ाइन दे के घर चले गए। लेकिन जब ये साबित हो गया कि ये ऑडियो जेन्युइन है, तो माजी में जो आसिफ अली जरदारी साहब को सज़ा दी गई, उस अपील को दोबारा सुना गया और बाद में उसका इक्विटल किया गया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। तो माजी में ये पोजीशन अपनी जगह पे है। कानून हमारा ये कहता है कि अगर ये साबित हो जाए कि ये जजमेंट बायस है, तो बायस हो जाए तो फिर आपको री हेयरिंग या नए सिरे से केस सुनने का इख्तियार अपनी जगह पे है। अपील जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और आज के एफिडेविट को अगर आप गौर से पढ़ें तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी बड़े वाक़यात हो गए तो इस केस को मॉनिटर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब अपनी जगह पे मौजूद थे। तो इन जज साहब ने ये बात अपने मॉनिटर करने वाले जज जो सुप्रीम कोर्ट के थे उनको क्यों नहीं बताया। और इसके अलावा चूँकि वो उनका जो दायरा इख्तियार है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आते थे, अगर इस टाइप का कोई वाक़या हुआ भी है तो उन्होंने चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने एतमाद में क्यों नहीं लिया और ये तमाम बातें क्यों नहीं बताई। आज का एफिडेविट जो पढ़ें तो पढ़ने के बाद यूँ लगता है कि एक बाकायदा स्कीम के तहत उस एफिडेविट को तैयार किया गया और जो इल्ज़ामात आपने लगाए, आप ये कहते हैं कि जो मुझे ऑफ़र की गई, तो फिर बर्डन सारा का सारा आप पे आ गया कि आप साबित करें कि ऑफ़र करने वाले कौन लोग हैं, किन लोगों की मौजूदगी में किया गया। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आज की जो एक मेन प्रोग्रेस सामने आई है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी शहरी की एप्लीकेशन को टेकअप किया है और 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को टेकअप कर लिया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा तमाम हालात की रोशनी में अगर जो जजमेंट है जिसमें आज भी नेब कोर्ट का जज अरशद मलिक साहब ये कहते हैं कि मैंने फ़ैसला अपने ज़मीर के मुताबिक दिया, एक केस में इक्विटल किया, एक में सज़ा दी, तो जब ये तमाम चीज़ें कर ली, जजमेंट हो गया, अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, तो ये तमाम जो खेल खेला गया जिसको अदलिया को अंडर क्वेश्चन करने की कोशिश की गई, आखिर ये मैं कहता हूँ कि इसका भी पता किया जाना ज़रूरी है कि इसके बैक पे कौन लोग हैं जिन्होंने इस मामले को टेकअप किया और मामले को आगे बढ़ाया। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ इदारे तो वैसे ही कमज़ोर हैं, डे बाई डे हमारे इदारे कमज़ोर हो रहे हैं। आप यहाँ आए तो को मज़ीद कमज़ोर करने, यहाँ तक आप आए हैं और आपने बहुत तफसील से पूरा, मैंने कहा आप यहाँ तक आए हैं और आपने बहुत तफसील से वो पूरा पस मंज़र बल्कि इस केस को समेट दिया है। एहसन भवन साहब हमारे साथ हैं। एहसन भवन साहब, इसमें जो बहुत ख़ास बात यह है कि जो ये तो है कि हमारे शरीफ ख़ानदान की अदलिया के हवाले से कोई मिसाली तारीख़ नहीं रही है, जजों को लगाने में, सुप्रीम कोर्ट को दबाने में, हत्ता के हमला करने में और ख़रीदो फ़रोख्त में, फिर वो शरारा केस। तो ये जो केस इसीलिए लोगों को जो हमारे मलिक साहब हैं, जो अरशद मलिक साहब के साथ हुआ, यानी कोई 1 साल से वो राब्ते में थे, बहरहाल उन्होंने सज़ा तो दी और क्योंकि उससे ताकतवर लोग भी मौजूद थे, इसलिए आप क्या समझते हैं कि ये केस भी कुछ अरसे बाद दाखिले दफ्तर हो जाएगा? एहसन भवन, सबसे पहले तो अर्ज करूंगा कि अपना मेरे बड़े भाई यासीन आज़ाद साहब ने बड़ी तफसील से सारी इस बात पे रोशनी डाली, लेकिन इसमें जो पॉइंट आउट किया, जैसे एक पे मैं थोड़ी सी बात ये करूं कि अपील पेंडिंग है और अगर इस वीडियो की बड़ी सीरियस रिपरकशंस हैं, इस हवाले से पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो केस में सेक्शन 428 की एप्लीकेशन अज़ाफ़ी शहादत के लिए दी गई थी और अल्टीमेटली उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो अज़ाफ़ी शहादत को मानते हुए केस रिमांड किया था। जब
उन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ जरदारी साहब को सजा हुई थी, जिसमें मलिक क़यूम साहब और जनाब राशिद अजीज साहब की वीडियो जो है ना ऑडियो टेप सामने आई थी। उसमें किसी ने डिनाइल भी नहीं दी थी और ना ही किसी ने उसको रिबट किया। अब इसी तरह जो आपने फरमाया है, आप देखें कि आप सज्जाद अली शाह साहब का देखें तो जब क्वेटा से जजमेंट आई तो जनाब मोहतरम रफीक तारड़ साहब के हवाले से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी किताब में भी लिखा कि वो ब्रीफ केस वहां पे लेके गए और वहां पे ये सारा हुआ। अब अनफॉर्चुनेट फिनोमिना ये है कि इस केस को तो अब छोड़ दें, ये केस तो अब कंट्रोवर्शियल हो गया, वो अरशद मलिक साहब भी कंट्रोवर्शियल हो गए। ये जब भी कभी मियां साहिबान का कोई केस आता है ना जी, उस वक्त ही अदलिया मुतनाज़ा होती है। जब वो उस वक्त से जो मैंने पहले रेफर किया कि जब सज्जाद अली शाह से हुआ, उसके बाद आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साला केस किया, उसके बाद 98 में जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, उसके बाद जब ये हुआ है तो ये इस सारी चीजों को देखने वाली बात ये है कि हमारी अदलिया में जो लोग बैठे हुए, अब आपने ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट भी देखना है कि एक वीडियो नहीं एडमिशन आया जनाब जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का, हाँ। जिन्होंने ये माना कि भुट्टो साहब के केस में हम उस वक्त के डिक्टेटर के प्रेशर में हमने उनको फांसी की सजा दी। अब देखने वाली बात यह है कि लगवाने वाले जब ये पावर में होते हैं तो ये जज ही ऐसे लगवाते हैं जो अल्टीमेटली उनके प्रेशर में आते हैं। और ये आपने देखा कि जब अब ये जो मौजूदा अदलिया है, ये तो सारी वही अदलिया है जो मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, इन्होंने सारी अपनी रेस्टोरेशन के बाद A to Z सारी की सारी वही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे यलगार बना दी, और जब मियां साहब को रिलीफ मिला लाहौर हाई कोर्ट से तो मुखालफों ने कह दिया कि ये सारे जज जो हैं वो नवाज शरीफ ने खरीदे हुए हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रेंड है इसको खत्म करना पड़ेगा, और हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकेकार जो है, हमारे यासीन आजाद साहब 4 साल रहे हैं हमने वो जजेस कमीशन में, तो ये इनको पता है कि जज जब लगाते हैं तो ये कितना अजीब तरीकेकार है। जजेस का एक कंसोर्शियम है, वो अपनी मेजॉरिटी से अपनी मन मर्जी करते हैं और उसमें एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन भी होती हैं। अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट से के हवाले से बात हुई तो सारी की सारी लिस्ट पीछे आ गई। अब जहां पे इस तरह के इसी तरह अभी कल एक कन्वेंशन हो रहा है वहां पे KPK में, पूरे का पूरा सूबा स्ट्राइक पे है कि एक चीफ जस्टिस को वहां के को राजी करने के लिए इन्होंने सारी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी हैं उनको राजी करने के लिए जो उन्होंने कहा नालायक सब कमेटी ने 2 रिकमेंड किए, इन्होंने 5 के 5 जाके लगा दिए। अब अनफॉर्चुनेट फिनोमिना ये है कि जो इनके जाती आगे पीछे के मोटिव होते हैं वो सारे प्रिवेल करते हैं, और यही वजह है कि आज ये जो आपने निशानदेही की कि इनकी तारीख तो इस बात से भरी पड़ी है, जब इनका मर्जी का फैसला ना आए तो ये जजों को ब्लेम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एफिडेविट है इसने पूरे स्ट्रक्चर जो है अदलिया का उसको शेक कर दिया है। देखें उन्होंने माना, मैं एक बात करूंगा, उन्होंने माना तो है ये सारी बातों को, उन्होंने ये भी मान लिया कि फैसला देने के बाद भी ही वेंट टू जाती उम्रा। अब गुजारिश ये है कि वो जो कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, सिर्फ एक वो जज तो कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ नहीं है, सारा काले का काला ही मुझे नजर आ रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक ब्रेक की तरफ चला जाता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ। सीनादार साहब, पवन साहब तो हो रही है, देखें हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं।
टॉप न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे मोहतरम यासीन आज़ाद साहब सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट और फिर इसी तरह बड़े सीनियर सीजन हमारी बार काउंसिल के भी बड़े आम होते रहे मोहतरम एहसन भवन साहब भी मौजूद हैं। और मैंने सोचा ज़रा मैं बैरिस्टर पुतला कादरी से आज़ाद साहब ये मालूम कर सकूँ, QC रह चुके हैं, बड़े बरतानिया के नामी गिरामी वकील हैं, कि बैरिस्टर साहब वेलकम करते हुए और आपसे ये सवाल करूँगा कि वीडियो और ऑडियो की अदलिया में आपके यहाँ क्या उसकी हैसियत होती है? क्योंकि कहा यह जाता है कि अभी मैं यहाँ जो एक पाकिस्तान में एक शायद इंस्टीट्यूट है जो फोरेंसिक करता है, और वो उसका भी कहना है कि हमारे पास तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये साबित हो कि इन दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू हुई। तो इस गुफ्तगू की बुनियाद पर जो बेगम मरियम नवाज़ साहिबा ने, खैर अब तो खैर जज साहब एक और इकरार भी कर लिया है, इस बुनियाद पर हम ये समझें कि ये पूरा केस गलत था, जो कुछ गुफ्तगू के दरमियान जो बातें हुई वो तो खैर तफसील में नहीं जाऊँगा। जी बैरिस्टर। पहले सवाल तो ये कि वीडियो की क्या वैल्यू पोजीशन है ब्रिटिश लॉ के अंदर। किसी का वीडियो रिकॉर्ड करना या टेप करना या यहाँ पर भी जुर्म है बगैर इजाजत के। लेकिन के मानी ये नहीं है कि आप जुर्म करें, कत्ल करें, वीडियो ना रिकॉर्ड किया जाए तो अदालत कह दे भाई हम नहीं देखेंगे। लेकिन अदालत कहती है जैसा भी वीडियो या टेप हो, अगर वो रेलेवेंट है किसी केस के सिलसिले में तो उसे एडमिट किया जाएगा, बशर्ते कि आप ये साबित करें कि इस वीडियो में कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है, किसी को एडिटिंग नहीं किया गया है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इसलिए पहली चीज तो ये है कि वीडियो के एडमिशन से पहले जिस शख्स ने वीडियो किया है, जिस फोटोग्राफर ने किया है, जो मौजूद था, उन्हें गवाही देनी पड़ेगी, उन्हें कैमरा पेश करना पड़ेगा और उन्हें ओरिजिनल मटेरियल कोर्ट के सामने पेश करना। उसके बाद कोर्ट फोरेंसिक टेस्ट कराएगी। यहाँ पर रोज होता है, हमेशा मैंने केसेस किए हैं जहाँ होम ऑफिस के पास फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं जो आवाज भी टेस्ट कर सकते हैं। और आवाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों, इस वीडियो में आवाज का तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, क्यों जज साहब ने मान लिया है कि वो बोल रहे हैं, उन्हीं की आवाज है, कोई उन्हें कॉपी नहीं कर रहा। लेकिन उनका कहना यह है कि तोड़फोड़ हुई है, इसे एडिट किया गया है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। वीडियो अगर एडिटेड है या वीडियो में कोई तोड़ फोड़ है तो वो वीडियो एडमिट नहीं होगा, वीडियो शुड बी ओरिजिनल। अब जहाँ तक इसका ताल्लुक है आवाज के एक्सपर्ट न मिले, लेकिन जहाँ तक वीडियो का ताल्लुक है, टेप को तोड़ा है, लगाया गया है, तो वो तो आई थिंक इट्स नॉट बी डिफिकल्ट, पाकिस्तान में होना चाहिए फोरेंसिक। अगर नहीं है लेकिन यहाँ पर हो सकता है जी। लेकिन यासीन आज़ाद साहब ये बात अहम नहीं कि असल में ये रिकॉर्डिंग किसने की, यानी इसका बेनिफिशरीज कौन होता, उसी ने रिकॉर्डिंग की होगी ना जो इसे इस्तेमाल करेगा। ट्रैप था, कुछ लोग ये भी कहते हैं यासीन आज़ाद साहब। तो ये यानी ये जो गुफ्तगू हो रही है यासीन साहब जी। देखें सर, जहाँ तक रिकॉर्डिंग का ताल्लुक है, जब आप किसी जज का कोई वीडियो बनाते हैं तो उससे मुलाकात होती है तो तब भी कोई वीडियो बनती है ना। सवाल ये पैदा होता है कि जज साहब वीडियो की वक्त गए क्यों हैं वहाँ। नंबर 2, जिस तरह वीडियो के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, मैं एक बात जो मेरे नॉलेज में है मैं आपसे आपके प्रोग्राम के हवाले से शेयर करता हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी 2 वीडियो बनाई गई थी। वो उस दौरान वीडियो बनाई गई जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ये पता था कि मैं अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता हूँ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शायद मुझे इजाज़त नहीं देगा इलेक्शन लड़ने की। तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला था कि फिर जो अपोजिशन बनी थी आपके सामने है, उस दौरान भी 2 वीडियो तैयार की गई थी जिसमें ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई थी बाद लोग जज साहिबान को। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जज साहिबान जो हैं, जिस तरह एहसन बुन साहब ने भी कहा कि जज की जो पोस्ट है वो बड़ी एहसास पोस्ट है, और स्पेशली जब नेब का किसी को आप जज बनाते हैं तो वो मज़ीद एहसास पोस्ट हो जाती है, क्योंकि उनको वाच करने के लिए डिफरेंट लोग फील्ड के अंदर होते हैं जो हम किसी को कहने के लिए तैयार नहीं है कि वो क्या है। तो ऐसे हालात में एक जज साहब यहाँ से मदीना मुनव्वरा भी चले जाते हैं, रायवंड भी चले जाते हैं, और आज जजमेंट होने के बाद जब हम हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है फिर काफ़ी अरसे से, तो ये जो सिलसिला सामने आया क्यों आया। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पास में इसकी मिसाल मिलती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस किया, वो केस रीट्रायल हुआ और फिर उनकी इक्विटल भी हुई। इसके साथ भी यही होगा क्या? नहीं, फिर इसके साथ भी यही होगा, इस केस के भी
मेरा कहना यह है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये जजमेंट बायस है और इसमें ये पोजीशन है तो फिर कुछ भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि नेवी वाले कहते हैं कि जी जो इक्विटल हुआ वो क्यों हुआ, हमें शक था, वो एक नई बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जज साहब खुद कहते हैं कि मैंने पूरी ईमानदारी और ध्यानदारी के साथ दोनों जजमेंट दिए हैं और दूसरी तरफ वो सीरियस एलिगेशन भी लगा रहे हैं जो इस वक्त हैं। इसी वजह से मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेप को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मामले को जो टेकअप किया 16 तारीख को लगाया। मैं कहता हूँ इस मामले की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ पास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक दफ़ा जब कोई इल्ज़ामात लगाए तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए थी, कमीशन बनाया जाना चाहिए था कि उन जज के जो एलिगेशन हैं वो सही हैं गलत है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब कोई रेफरेंस आता है तो बाज़ रेफरेंस हम जल्दी में टेकअप कर लेते हैं और बाज़ रेफरेंस जो है अरसा दराज से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेंडिंग होते हैं लेकिन हम उन पर कोई फैसला नहीं करते। तो मैं अब ये कहता हूँ कि जब आपने केस को डे टू डे चलाया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एवरी डे केस चलाएं। तो जब अपीलें फाइल हुई तो उनको भी अगर डे टू डे चला के शायद डिसाइड कर लेते तो आज जो सिचुएशन पाकिस्तान में जो सामने आ रही है शायद ये ना आती। लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है इस एडमिशन के बाद कि ये टेप जाली नहीं है बल्कि कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अब पूरे केस में डाउट क्रिएट होता है और ये साबित हो जाता है कि अगर ये जजमेंट बायस है तो फिर इसकी रीट्रायल भी हो सकती है, रीहियरिंग भी हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला 16 तारीख को टेकअप किया कि वो इसको किस साइड पे ले जाते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाले मामले में मैं कहता हूँ कि उनके जो अब सीरियस एलिगेशन थे तो उनके खिलाफ रेफरेंस चला, उनको फारिग कर दिया गया। लेकिन जो इल्जामात उन्होंने लगाए थे उस पे हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। यहाँ से एक कोई तरह मैं एहसन भवन साहब से सवाल करूँ। देखें इस केस को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा लेके आई हैं, यानी उनका ये ख्याल था ना कि इसके बाद तो एक बिल्कुल लोग आवाम जो है चीखो पुकार करेंगे, मीडिया सर पे उठा लेगा, यानी बेनिफिशरीज वो होती ना इसकी इसीलिए वो ये टेप लेके आई ना। लेकिन ये सवाल ये इसके माने ये जो टेप किए गए या रिकॉर्डिंग की गई ये कराने वाले वही जो उनका जो बंदा जो मुस्लिम लीगी वो था या कोई थर्ड था? एहसन बावन साहब, मैं इस पे ये जो एक बात की अपना यासीन आजाद साहब ने, ये तो बड़ी अहम बात है कि डेफिनेटली उसकी फॉरेंसिक होगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो टेकअप किया है ये और अच्छी बात है। मैं वो वीडियो जब देख रहा था तो मैं एक बार ये क्रिमिनल साइट के प्रैक्टिशनर पे देख रहा था एक बात कि एक जगह वो जज साहब ने गिलास पकड़ा हुआ है और दूसरी जगह वो चाय का कप पकड़ा हुआ है। तो वो रिकंसाइल नहीं कर रही थी कि अगर ये एक ही सीक्वेंस में है तो वो या सिर्फ चाय का कप ही होना चाहिए तो या फिर गिलास ही होना चाहिए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो बंदे ने बनाई है, जैसे वो बैरिस्टर साहब ने कहा, वो पेश करनी होगी। जो मेकर ऑफ दी वीडियो है वो आएगा, वो लाएगा, तो उसके मुताबिक जो ओरिजिनल वीडियो है उसको देख के पता चलेगा कि ये। लेकिन जो उससे एहसन मोहम्मद साहब, लेकिन अहम बात यह है ना कि एक ने टॉप की मरकजी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की कायद दो बड़े लीडरों के साथ बैठकर वो तो अपनी पॉलिटिकल साख को दांव पे लगाया ना उन्होंने कि अगर ये गलत साबित हुआ। मैं अर्ज करता हूँ, देखे ना, मैं समझता हूँ कि शी इज गेनर। और मैं अगर उस हवाले से पॉलिटिकली लूँ तो देखें उन्होंने एक तूफान खड़ा कर दिया। जो पॉलिटिक्स की जो दाव पेच होते हैं उसमें आप सारा मीडिया देख लें, पूरा मुल्क देख लें, जज की देख लें, अल्टीमेटली शी इज गेनर। मैं उस हवाले से पॉलिटिकली उन्होंने जो मूव की है उसमें वो कामयाब रही। लेकिन बात जो करने वाली है ना, जो बात करने वाली है कि बात ये है कि इस मौजूदा हालात में जो ये सारा सिलसिला चल रहा है इसको हमने देखना कैसे है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है, हुकूमत तो जैसे मोर लॉयल किंग, क्योंकि हुकूमत का तो जो सारी दुनिया के सामने है, हुकूमत के
हुकूमत को तो इसमें इस फ्रंट पे आना नहीं चाहिए था, उनका ये काम नहीं था। ठीक है, हुकूमत जहाँ और मामलात के सिलसिले में हुकूमत के कमज़ोरियाँ कह लें, खामियाँ कह लें, कोई साथ मौक़िफ़ नहीं आता, इस मामले में ऐसे हुआ। लेकिन मेरा वो सवाल अपनी जगह रहेगा कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगा कि यानी जो ख़ुद मरियम साहिबा ने अपनी जमात को, अपनी क़यादत को ये स्टैंड लेकर के जनाब इस वीडियो की बुनियाद पर समझती हैं कि तमाम मुकदमात मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जाली हैं जो करप्शन के हवाले से लगे हैं, एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया। ये बाउंस बैक होगा या इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा इनके और उनकी क़यादत के लिए? हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और इस वक्त तो सबसे बड़ी कायदी कहूँगा, वो कहती है इससे ज़्यादा हमारे पास सबूत यानी वीडियोस मौजूद हैं। और हमें मैंने सोचा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो मौजूदा सदर हैं अमानुल्लाह साहब मुल्क से बाहर हैं, लेकिन ज़रा उनसे क्विक ये मालूम कर लूँ। यासीन आज़ाद साहब और एहसन भवन साहब और बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानुल्लाह साहब, आप तो वहाँ बैठे हुए बाहर हैं मुल्क से, ये सब सुन रहे होंगे, लेकिन बुनियादी सवाल भी मैंने ब्रेक से पहले ही उठाया था कि सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं पंजाब की और मेन स्ट्रीम पार्टी की कायद जब ये बयानियाँ लेके आ रही थी या टेप लेकर आ रही थी तो ये नहीं समझ रही थी कि खुद उनकी सियासत भी इस पे दांव पे लग जाएगी अगर ये साबित वो नहीं कर सकी आला अदालत में कि ये टेप यह दुरुस्त है। अमानुल्लाह साहब, गुजारिश है कि पहली बात तो एक बदकिस्मती है, हमारे मुल्क में इखलाकियात का कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। दुनिया में अगर करप्शन के चार्ज लग जाए तो लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। यहाँ पर तो करप्शन के साथ फिर सियासत भी होती है, सियासत के बाद इक़्तिदार भी आते हैं, एक बार नहीं 3 बार भी आते हैं और वीडियो क्रिएट किए जाते हैं। वीडियो आज नहीं, इससे पहले भी क्रिएट हुए। आपके जनाब आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी नेब की और उसके बाद उनका मलिक कयूम साहब का वीडियो सामने आया। इस तरह जो है अपना आपके बैरिया टाउन वाले ने अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ वीडियो सामने लाया। नहीं, ये देखिए वो क्या है, लेकिन एक कायद, एक खुद एक पार्टी की कायद और पर वीडियो आते हैं जहां पर पैसे का मामला होता है या तो जज का अपना वीडियो, ये तो वीडियो क्रिएट किया गया है माजरत के साथ और ये आज का नहीं है, ये हर जगह पर है। हमीद गुल साहब ने कहा कि IGI मैंने बनवाई। आप मुझे बताएं ये सारी चीज तरफ हसन खान के केस में क्या हो रहा है? ये हमारे मुल्क में वही अशराफिया है जो अवाम को अपना गुलाम समझती है और पैसे के बलबूते पर सवाल ये है नहीं हमें कैमोफ्लेज करते हैं, ये कैमोफ्लेज करने की कोशिश है, वरना कानून आइन इस मामले में वाजे है कि एविडेंस को देखा जाता है, जज के बयान को नहीं देखा जाता है। जज का बयान फैसले तक तो जज वो है, फैसले के बाद जज की कोई हैसियत नहीं रहती है। पैसे लेकर या खौफ से या डर से या किसी की सिफारिश से अगर कोई बयान देता है तो वो जजमेंट को नल एंड वाइड करार नहीं दे सकता है। जजमेंट को देखा जाएगा एविडेंस की बुनियाद पर, और एविडेंस अगर उसके अंदर मौजूद हो तो अपीलेट अथॉरिटी जो है, अपीलेट फोरम इसको बाकायदा देख सकती है। इससे पहले भी एविडेंस जो है सब्जेक्ट टू अपीलेट अथॉरिटी है कि जब तक जो है अपीलेट अथॉरिटी उसको कंफर्म न करे, उसको अपील को ठीक है। हमारे साहब यहाँ तक आए, हमारे ट्रायल कोर्ट की इब्तिदाई एविडेंस है। ओके, अच्छा बैरिस्टर साहब क्विक जरा मुझे बताइएगा कि जैसे मैंने कहा ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी की एक सीनियर लीडर ने अपनी सियासत को कहते हैं साख पे लगाया तो उनको यकीन होगा कि वो इससे गेन करेंगी। क्या ये इसे कोई किसी किस्म का ट्रैप कह सकते हैं? और अगर ट्रैप कह सकते हैं तो किसने किसको ट्रैप किया? बैरिस्टर मुजाहिद साहब कोई नई बात नहीं है। बहुत से मास्टर फोर्जर हैं जिन्होंने कहा मैंने फोर्जरी कभी नहीं पकड़ी है, ये ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। यहाँ पे भी मेरा ख्याल यही हुआ है कि अगर ये वीडियो तोड़ मोड़ कर पेश किया है तो किसी मास्टर ने कहा आप फिक्र न करें, आप हमने परफेक्ट कर दिया, कोई फॉरेंसिक नहीं पकड़ पाएगा, हमारे पास फॉरेंसिक लैबोरेटरी नहीं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में वो कर गई हैं और जाहिर है इसका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर ये वीडियो ठीक भी है तो जैसे अभी अमानुल्लाह साहब ने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि
वीडियो अगर ठीक भी है, इसके मानी ये नहीं नवाज शरीफ की कन्विक्शन क्वाश हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील ये गौर करेगा, जो आपके सुप्रीम कोर्ट, कि आया एविडेंस थी या नहीं थी। अगर ये फैसला जो है उन्होंने दिया है क्योंकि डर के, क्योंकि वो फैसला मजबूरन देते, क्योंकि वो तो उनका दिल, क्योंकि जिस तरह वो मिलते रहे हैं, वो नवाज शरीफ के साथ उनका दिल था। वो ये जज साहब जो मुस्लिम लीग मालूम होते हैं, इनके एफिडेविट से पता चलता है, और वो चाहते थे कि फैसला न दें, तो लेकिन कोर्ट देखेगा कि इस फैसले में एविडेंस थी, और मेरा ख्याल है थी, क्योंकि नवाज शरीफ ने कोई डिफेंस पेश नहीं किया, तो कोर्ट कहेगा वीडियो के बावजूद, इनके बायस होने के बावजूद हम समझते हैं फैसला सही है। ठीक है, उसके बाद यासीन साहब, मैं फिर जो सवाल मैं बैरिस्टर साहब से कर रहा था या अमानुल्लाह साहब से, वो ये कि मेरे इल्म में नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर जो है और अपने बड़े सीनियर रहनुमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें ये टेप पेश करे इस अदालत का। क्या ऐसी कोई मिसाल मिलती है यासीन आज़ाद साहब? यानी और किसी ने लीक की हो और किसी ने ब्रेक की हो? पोजीशन है वो ये है कि जो हलफनामा जज साहब ने दिया, पता ये चला कि उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों के साथ अटैच कर दिया गया। अगर वो एफिडेविट जो है अपीलों के साथ अटैच कर दिया गया, तो कल अगर कोई आदमी जाके वहाँ एप्लीकेशन देता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस एफिडेविट हमें क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा मौका दें, क्योंकि जज साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं हम उस पर जरा करने चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में उस अपील की क्या पोजीशन हो जाएगी? जो दोस्त हमारे ये कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ कि अगर कोई आदमी ये साबित कर देता है कि ये जजमेंट बायस है, तो बायस के ग्राउंड पे रीट्रायल भी हो सकता है, री एयरिंग भी हो सकती है, और अपीलेंट कोर्ट को भी इस कोर्ट का फैसला कर सकता है। अब चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है वो डिपेंड करेगा उनके फैसले पे। जो इवन जो हाई कोर्ट अपील पे पेंडिंग है उनका भी फैसला वहीं होगा, और जो वीडियो आया है उसके मतलब भी कोई आदमी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता बगैर किसी प्रूफ के। जिस तरह आप खुद कहते हैं कि एक बड़ी जमात की वो पॉलिटिकल लीडर हैं, तो वो इतना रिस्क कभी भी नहीं लेंगी। जज साहब का हलफनामा वहाँ अपीलों में दाखिल किया गया है, तो फिर कल कोई एप्लीकेशन भी आ सकती है कि जज साहब को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दें, तो फिर क्या सूरत हाल होगी, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। और ये कहना कि इल्ज़ाम लगा दें किसी पे करप्शन का, तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। तो मैं यहाँ बैठे बैठे अगर किसी के मतलब ये कहता हूँ कि ये आदमी करप्ट है, तो क्या मेरे कहने से वो आदमी करप्ट हो जाएगा? नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में तो लोग वो कहते हैं कि बार बार इलेक्ट होते हैं, बार बार उन्हें कहते हैं। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं। मॉरलिटी तो हमारी सियासत में सॉरी टू से है नहीं, और अवाम भी वो जो जालिब साहब कहते थे लोग अपने कातिलों के हैं उस शाख मेरी जान, मुंतखब भी उन्हीं जागीरदारों वडेरों को करते हैं कि जो जिनके बारे में सबको पता है। यानी ये कोई मराज ये बेनामी अकाउंट कराए गए हैं, एक लाइन जरा भवन साहब से पूछ लो, इसलिए ये तो एक सबको इल्म है ना कि ये जो केस था खासतौर पर मियाँ साहब को करप्ट उस वक्त करार दिया गया जब नून लीग की गवर्नमेंट थी। उस वक्त तो तहरीक इंसाफ नहीं मौजूद थी ना, उस वक्त तो नहीं कह सकते कि इनका लगाया हुआ जज था, उस वक्त तो ये नहीं कह सकते थे कि उनकी इंतजामिया थी या और कोई दबाव डाल रहा था। उन्हीं के दौर में हुआ ना भवन साहब उनकी नाहली या सजा कोई जरा सा। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, ये तो बात 100% ठीक है, उन्होंने अपॉइंट करवाया, उन्होंने उनकी लॉ मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया कोई, लेकिन ये जो यासीन आजाद साहब वाली बात है ना कि बात डेफिनेटली अगर ये ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो ये समझ आ जाए कि ये बायस्ड है, तो एविडेंस पे रिकॉर्डिंग पे किसी पार्टी को इतराज नहीं है। एट दी मोस्ट री राइटिंग ऑफ जजमेंट के लिए भेजा जा सकता है, रिमांड हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बाकी मुझे अच्छी लगी बातें कुछ के बात ये है कि मौजूदा हालात में हमारे दोस्त जो हैं वो कंरानी साहब ने भी एक बात की कि उन्होंने कहा कि करप्शन का एलिगेशन आ जाए तो वो लोगों को पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। मेरा ख्याल है इस बात की सबको ही तकलीद करनी चाहिए ताकि
हम एक साफ शफाफ जो है ना वो सोसाइटी कर सके। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा हमारी क्रिमिनल साइड पे अथॉरिटी हैं पूरे पाकिस्तान पे, और वो इस सारी चीज को जब फ्रेश आउट करेंगे तो आई होप कि वो सारे जो ठीक है इर्द गिर्द की चीजें कानून है उसको अपनी कंसिडरेशन में लाएंगे और इंशाल्लाह कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला करेंगे। एक दो लाइनों में बहुत कम वक्त है, इसलिए जस्टिस लेट भी ज्वाइन किया है। अमान साहब जस्ट जो बात इस पर आप कंक्लूडिंग वर्ड लूंगा कि जो सियासतदानों का आपको इल्म है, यानी जो मरियम नवाज साहिबा ये साबित करना चाह रही है ना, और उनके साथ जो पीपल्स पार्टी के और तमाम रहनुमा कि नहीं साहब हम लोगों ने कोई करप्शन नहीं की, यानी इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद है, हुकूमत है, सियासत है, मंशूर प्रोग्राम है ना, कोई साबित करें कि ये लोग इन्होंने बेनामी अकाउंट किए हैं, करप्शन किए हैं। अमानुल्लाह साहब क्या इससे देखिए उसमें ये जो एविडेंस है उसमें यह है कि अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो जिसने ये वीडियो भरा वो तो साबित यही कर रहा है कि वो किसी काम के लिए कर रहा है, किसी रिश्वत, किसको इंस्टिगेशन, उसके लिए कुछ न कुछ उसके जहन और सोच को बदलने के लिए कुछ उसको पेश किया जा रहा है जिसकी वजह से उसने किया है। एक होता है वॉलंटरली एविडेंस, एक होता है कि इन्फ्लुएंस वाला एविडेंस। इससे मालूम होता है कि जज साहब इन्फ्लुएंस हुए हैं, वॉलंटरली एविडेंस नहीं है कि जज साहब ने कहीं इंटरव्यू दिया हो और ये कहा हो। बदकिस्मती ये है कि ये सारी चीजें साबित हो रही हैं कि आगे एक पार्टी है जो पार्टी उसको इंड्यूसमेंट दे रही है, उसको लालच दे रही है, उसको रिश्वत देने की पेशकश कर रहे हैं। तो ये खुद एक जुर्म है, रिश्वत का ऑफर करना भी जुर्म है, रिश्वत का लेना भी जुर्म है। तो जिसने उसको ऑफर किया वो भी मुजरम है, और जिसने अगर इसको कबूल करके कोई फैसला दिया है वो भी मुजरम है। ये केस तो अभी खुला, ये नजर में गैर कानूनी नहीं होते। एक जज होता है डिजोरे जज, एक होता है डिफेक्टो। अगर हर जज के बातों पर आप जैसे खत्म होने लगे तो कई ऐसे जजेस हैं जो पीसीओ के तहत गए, 101 जज गए, उनके फैसले बरकरार हैं, उनकी जजी खत्म की गई है, अगर हमें उससे इख्तिलाफ है। मगर बात ये नहीं है कि कोई अगर जज नहीं रहता है तो फैसले खत्म हो जाते हैं। मुझे एहसास है कि बाकी रहते हैं, उनको इंडेमिनिटी होती है। बड़े सीनियर और सीजन्ड मेरे साथ मेरे मेहमान हैं, और बड़ा अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इस तरह यानी उन्हें रोकूं या ब्रेक लूं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि मैं इसको कंक्लूड करूं। और ये तो केस खुला है जनाब, अभी आपने देखा नहीं कि बरसों हमारे यहाँ ट्रायल चलती है, तो ये गुफ्तगू हम कैसे समेट लें इस केस की एक प्रोग्राम में। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करते हुए डॉन न्यूज़ से इजाज़त लेता हूँ।